पहला प्रश्न देखो, पहले आपको मैं बता देता हूं, ये जो मुगल है, ये मुगल स्टार्ट कहां से हुआ? आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत का एक शासक आया था, बहुत बार प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मारकर युद्ध आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में 21 अप्रैल 1526 को होता है। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। वहां से ये मुगल साम्राज्य पनपता है और लंबे समय तक चलता है। बड़ी ही खतरनाक रूप धारण करता है मुगल साम्राज्य, और बहुत बड़ी देन भी है, क्या धर्म की, क्या स्थापत्य कला की, क्या चित्रकला की, हमारे भारत को। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले शासक आया था, थोड़ी सी डिटेल बताऊं, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहां तक आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो वो टॉप क्वेश्चन, पहला प्रश्न, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था। पहली बार इसने 1519 में आक्रमण किया था और भारत में किसके खिलाफ था? यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान के दौरान बाबर ने बाजोरा और बेरा को अपने अधिकार में लिया था। 2 किले थे, बाजोरा और मेरा, या जिसको बेरा कहते हैं, उन किलों पर अधिकार किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हालांकि पूरी डिटेल से जब हिस्ट्री होती है वहां पूछे जाते हैं, बाकी नॉर्मल नहीं पूछे जाते। ये बाबर, इसका जन्म 1483 के अंदर हुआ था। बाबर का जन्म 1483 को हुआ था। कहां पे हुआ था? याद रखना, इनके पिता यानी 1483 में हुआ था बाबर का जन्म, फरवरी 1483 में। आप एक पढ़ते हो, राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था। तो आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएगा पढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत के इतिहास में 3 युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 और तृतीय 1761। 3 युद्ध पानीपत के लड़े गए हैं। ये प्रथम युद्ध पूछ रहा है 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। बाबर इस युद्ध को जीतता है और बाबर इस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। कौन सी? तुलुगुमा पद्धति। और दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, इब्राहिम लोदी। और बाबर यहां से भारत में क्या करता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तारीख याद रखना, जब जब इतिहास में तख्त पलट हुआ है, नया युग बना है, क्वेश्चन आता है। जैसे आप पढ़ते हो त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192, इतने दिन भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का शासन था, मुगलिम सत्ता यानी तुर्की यानी इस्लाम सत्ता आ गई। ये पेपर में बार बार आता है। फिर परिवर्तन हुआ 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, यहां से दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश आया। प्रश्न आता है बार बार। और जब ये मुगल वंश से 1761 में और 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 ये बक्सर के युद्ध, इसमें तहस नहस किया जब मराठों को और राजाओं को अंग्रेजों ने, तो फिर इतिहास बन गया। जब जब क्वेश्चनों में तख्ता पलट हुआ है, शासन बदला है, क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ये देखिए 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जो अपने राजस्थान में बड़ा फेमस है। और यह युद्ध ऐसा युद्ध है, इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक रूप से स्थापना हुई थी। जनवरी 1528 को मेदिनी राय, ये मेदिनी राय है, और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर जीत गया। और 1529 में अफगानों और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर जीत गया। तो बाबर 1526, 27, 28, 29 में युद्ध लड़ता है, लेकिन 1527 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। खानवा युद्ध के बाद बाबर को किस उपाधि मिली? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर को उपाधि मिली, गाजी की उपाधि धारण की थी। जैसे हिंदू राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, वैसे बाबर ने उपाधि धारण की गाजी। बाबर बड़ा ही दानी था, उसे कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। और वास्तव में एक और ध्यान रखना, बाबर ने सबसे पहले पादशाही की स्थापना की थी और इसके तहत बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक बादशाह बाबर था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह सूरी। यह भी एक बड़ी जबरदस्त एंट्री होती है। सूरी वंश का एक अफगान शासक था। हुमायूं को इसने हराया था 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कनौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बना था 1540 से 1545। अब जिसने इतिहास पढ़ा है, मुगल वंश पढ़ा है, तो उसके दिमाग में आएगा। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। चले
अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति व भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? जब हम भारतीय इतिहास में राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं तो बाबर ने सुलह कुल की नीति बनाई थी। बोले शांति से मान जाओ, भाईचारे से मान जाओ, या शादी विवाह करके मान जाते हैं नहीं तो फिर मैं युद्ध करूंगा, तो ऐसी नीति थी। तो उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता और राजनीतिक उदारता उपयुक्त सभी। 3 मुगल बादशाह याद रखना। अकबर का काल हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? शाहजहां को। पूछे मुगल सत्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है बाबर को, जबकि नष्ट करने का श्रेय जाता है औरंगजेब को। ये बड़े शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अकबर के नवरत्नों में से एक बिरबल किस अभियान के समय मारे गए? अकबर के नवरत्न थे, बिरबल हो गया मुख्य रूप से, मान सिंह हो गया, टोडरमल हो गया, फैजल हो गया, फैजी हो गया, अबुल फजल हो गया, मुला दो प्याजा हो गया, बिरबल हो गया। ये बड़े खास नवरत्न थे। और क्या होता है कि यूसुफ जइयों के विरोध में आते समय बिरबल मारे गए थे। बिरबल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अकबर के दरबार में रहता था संगीतज्ञ तानसेन, उसका मकबरा कहां पे है? ग्वालियर में। कहां पे? ग्वालियर में। अब देखो बात तानसेन क्या है, तानसेन को याद रखना। एक तो इनका मकबरा कहां है? ग्वालियर के अंदर। ये सीधा प्रश्न हो गया। तानसेन की जब बात करें, इन्हें अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। और तानसेन का जन्म 1506 के अंदर ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम पूछा जाता है, वास्तविक असली नाम था इनका रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे इनका नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के ये नवरत्न थे। और एक और ध्यान रखना कि अकबर के नवरत्न संगीतज्ञ होने से पहले ये कहां रहते थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये याद रखना। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये अब आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। स्थापत्य कला की जितनी भी बात है, दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और देखेंगे आगे, जैसे आगरा का किला है वो अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला, आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा का ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? देखो बाबर का जन्म तो 1483 के अंदर हुआ था, लेकिन बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठा था। अब पास में इसके ऑप्शन दे दिए तो जून के अंदर बैठा था। 8 जून 1494 को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। यह ध्यान रखना। अगला, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? यह भी बड़ा विचित्र प्रश्न है। बाबर की मृत्यु कहां हुई? 1530 में हुई, ये क्लियर है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। उस समय इनकी आयु थी 48 वर्ष। आगरा में बाबर की मृत्यु हुई, लेकिन आपको पता है कि पहले इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन इनकी इच्छा कहां थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। बाद में इनको काबुल में दफनाया गया। जब बाबर की बात आई, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक राज करता है भारत में, मुगल में। और बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा कहलाई। बाबरनामा रहीम राम यानी तुजुक ए बाबरी लिखी इसने तुर्की भाषा में। बाद में एक रहीम खान आए थे, अकबर के नवरत्न दरबारी थे, उन्होंने फारसी भाषा में इसका नाम किया, बाबरनामा अनुवाद किया। हुमायूं द्वारा दीनपना नगर की स्थापना कब की गई? हुमायूं एक ऐसा शासक था जो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 पे गद्दी पर बैठा, 1540 तक रहा, और उसके बाद में 1555 से 56 तक रहा। देखो जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, बड़ी समस्या थी। इसके 4 भाई थे। चारों भाइयों में, क्योंकि हुमायूं बड़ा दयालु था, बहुत ही अच्छा आदमी था, बाबर कह के गया कि तो अपने भाइयों का ध्यान रखना। तो हुमायूं ने इतना अच्छा ध्यान रखा कि अपने भाइयों में बांट दिया। काबुल, जैसे काबुल और गंधार इसने मिर्जा अस्करी को दे दिया। ठीक है, संबल मिर्जा हिंदाल को, ठीक है, मिर्जा हिंदाल को अलवर दे दिया इसने। ठीक है, और इसके अलावा मेवाड़ की जागीर दे दी, अलवर और मेवाड़ की जागीर मिर्जा को। इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदखुशागी प्रदेश दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसने दीन पनाह की जो नगर की स्थापना की थी 1530 के अंदर है की थी। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, वैसे 1530 में नहीं 1533 में की थी, ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो 1532 कर लेना। 1533 में इन्होंने दीन पनाह की स्थापना की थी। और आपको पता है लिवरपूल नाम का एक
साहित्यकार आता है, उसने क्या किया, लेनपुन ने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु होगी और इसी दिन बना की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु होगी। और ये आपको पता है ज्योतिषी में विश्वास करता था हुमायूं, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई? अकबर द्वारा। अब अकबर ने बहुत सारे का निर्माण किया था, खास करके इबादत खाने। तो इबादत खाने की स्थापना अकबर कब की गई? 1575 में। 1573 में इसने अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया था। 1564 में जजिया कर हटाया था। ये बहुत बड़े काम किए थे अकबर ने। अगला, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा इनकी बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। बस ऐसे प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम। पहला मुगल अधिकारी कौन था जिसे काबुल की सूबेदारी सौंपी गई थी? पहला मुगल अधिकारी कौन था जिसे काबुल की सूबेदारी, और ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, राजा मान सिंह को अकबर ने काबुल की जिम्मेदारी सौंपी थी, सूबेदारी। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? अब ये सीधे सीधे प्रश्न है। 1563 में, क्योंकि 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर हटाया था और 64 में। 1562 में इन्होंने सांबर में जो बारमल की पुत्री है उससे शादी की थी। ठीक है, ये याद रखना। 1556 में ये गद्दी पर बैठा था। कौन? अकबर। अकबर 1556 में गद्दी पर बैठता है और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर का जो मकबरा बना हुआ है सिकंदरा में बना हुआ है। कहां पे? सिकंदरा में। अकबर गद्दी पर बैठा 1556 में, इसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर। कालानौर कहां पे है? पंजाब के अंदर। तो ये सारी चीज याद रखना है। और अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट हुआ था, अमरकोट में हुआ। अब इतनी चीजें बहुत सारी आपको बता रहा हूं। इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा व कब की गई? इलाही संवत की शुरुआत हुई थी अकबर द्वारा 1583 में। इलाही संवत किसने चलाया? अकबर ने। कब? 1583 में। अगला प्रश्न देखो, जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? देखो, बाबर 1526 में बैठा, हुमायूं 1530 में बैठा, अकबर 1556 में बैठा, तो जहांगीर बैठा 1605 में। क्योंकि 1605 में किसकी मृत्यु होगी? अकबर की होगी। तो 24 अक्टूबर 1605 को जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। अगला देखो, सूरदास ने सूर सागर की रचना किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? नाम सुना? सूरदास ने सूर सागर एक रचना लिखी थी, किस मुगल बादशाह के काल में की थी रचना? तो वो मुगल बादशाह था जहांगीर। किसके काल में? जहांगीर। झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत किसने की थी? झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत किसने की थी? तो देखो, किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। लेकिन इसको बंद किसने किया था? औरंगजेब ने। झरोखा दर्शन क्या होता है? राज दरबार लगा होता है, ऊपर से जो महिलाएं देखती है ना, वो झरोखा दर्शन होता है। तुलादान जब शासक का जब जन्म दिवस वगैरह होता है या शुभ अवसर होता है तो उसके बराबर तोला जाता है और वो जो धन होता था वो गरीबों में बांटा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? अब पहली 1526 में, दूसरी 1556 में। 5 नवंबर 1556 को हुई थी, हेमू को हराकर, और अकबर गद्दी पर बैठा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का जो संरक्षक था वो बेराम खां था। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? पढ़ते हैं ना मनसबदारी। ये जहांगीर मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया, उसको 6,000 का, 5,000 का, 4,000 का। ये शुरुआत की थी अकबर ने। जहांगीर का मकबरा कहां बना हुआ? देखो, मुगलों से संबंधित क्या रखना है, इनके एक तो मकबरे याद रखना। जैसे बाबर का कहां था? बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा। 4 नंबर पे आ गया जहांगीर। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के किनारे शाहदरा, रावी नदी के किनारे शाहदरा में है। मुगल साम्राज्य के किन शासकों की कब्रें भारत से बाहर बनी है? भारत से बाहर है। देखो, बाबर की काबुल में है, जहांगीर की शाहदरा में है, बाहर है। ठीक है, लाहौर कह सकते हैं, अपने लाहौर में है। और बहादुर शाह, ये पढ़ते हैं ना, 1858 के अंदर लास्ट 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज इसे पकड़ लेते हैं, बहादुर शाह जफर देते हैं, और उसके बारे में कहा जाता है कि हे बहादुर, तो इतना बदनसीब है कि तुझे भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये तीनों को याद रखना उपयुक्त सभी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना, क्योंकि इनकी जो रचना थी, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखी थी, तो इसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल चित्रकारी के इतिहास में मील का पत्थर किस रचना को कहते हैं? मुगल चित्रकारी के इतिहास में मील का पत्थर, ये मील का पत्थर किस रचना को कहा जाता है? रज्जमनामा। क्या है? रज्जमनामा को।
ये प्रश्न पूछा जाता है क्या ये रज्जमनामा ये महाभारत है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसका नाम रज्जमनामा यानी युद्धों की पुस्तक। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? बोलो, बाबर भारत में आया था और बाबर ने भारत में किस स्थान से? सीधी सी बात है, इधर पंजाब, क्योंकि उत्तर पश्चिम से आया था तो ये पंजाब का क्षेत्र था। इस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। इस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो आ गया हुमायूं, 1530 में गद्दी पर बैठा, 1540 में शेर शाह सूरी ने बेलीग्राम कनौज के युद्ध में भगा दिया इसको। भगाने के बाद ये वापिस फिर देखो 15 साल तक निर्वासन समय बिताया इसने, 15 साल तक इधर उधर टाइम वेस्ट किया, लेकिन फिर 1556 में 55-56 में वापिस आया था। देखो हिम्मत देखो इसकी, और बाद में वापिस मुगल सत्ता इसने स्थापित की थी। 15 साल तक इधर उधर भारत से बाहर रहने के बाद वापिस आता है और 1541 में ये क्या करता है कि एक मीर अली होता है, अकबर जामी की पुत्री होती है हमीदा बानो बेगम, उससे शादी करता है, जिससे 1542 में सम्राट अकबर का जन्म होता है। फिर ये 1555 में पंजाब का एक सूरी शासक होता है सिकंदर, उसको पराजित करके दिल्ली की पुनः गद्दी प्राप्त करता है। अगला देखो, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? उत्तर आएगा अकबर। चित्रकला का जहांगीर, स्थापत्य कला का और स्थापत्य कला का शाहजहां को। मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तो ये प्रश्न तो बेसिक सा ही आता है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो नाम आता है टोडरमल जी का। ये राजस्व, ये दीवान था, राजस्व विभाग का दीवान था टोडरमल। और टोडरमल जब भी आता है, इन्होंने जब्ती प्रणाली शुरू की थी। कौन सी जब्ती प्रणाली शुरू की थी? राजा टोडरमल ने एक दहसाला बंदोबस्त होता है, उसकी शुरुआत भी की थी। तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, टोडरमल को अच्छे तरीके से याद रखना है। अकबर ने कंठाभर वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ दी थी? अभी मैंने बताया था, तानसेन को। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? किसने किया था? जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं आपको। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्वी भारत में बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो मीर जुमला को। ये औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा था ये, और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये किसके बाद गद्दी पर बैठा? शाहजहां के बीमार होने पर ये गद्दी पर बैठता है। शाहजहां के पुत्र होते हैं दारा शिको एक सूजा होते हैं, एक मुराद होते हैं। ठीक है, दारा शिको के साथ ये सामूगढ़ का दोराई कार ये युद्ध लड़ता है और लास्ट में ये गद्दी पर बैठता है आलमगीर के नाम से, और इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इतना खतरनाक था। ठीक है, तो 1658 से 1707 तक राज किया था इसने। औरंगजेब से संबंधित कथनों में से असत्य कथन बताइए। औरंगजेब देखो, इनकी माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, बिल्कुल। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, बिल्कुल। राहतदारी व पानदारी 2 टैक्स समाप्त किए इसने, बिल्कुल सही है। औरंगजेब को लघु अकबर की उपाधि लेन पुण्य दी, ये गलत है, कोई लघु अकबर की उपाधि इसको नहीं दी। तो डी उत्तर हो जाएगा। बिराम खां अकबर का संरक्षक कब बना? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटी सी उम्र में हुमायूं की मृत्यु, यानी जब अकबर छोटी सी उम्र का था, 12-13 साल का, ठीक है, देखो 1542 में इसका जन्म हुआ, 1556 में गद्दी पर बैठा, तो उम्र कितनी हुई? 4, और ये एक देख लो 14 साल, 13-14 साल की, पर मुगल बादशाह बन गया अकबर। तो इसके क्या किया कि बिराम खां था, उसने संरक्षण दिया था। ठीक है, इसने संरक्षण दिया था। हालांकि बैराम खां को बाद में मार दिया गया था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 1556 से 60 तक इसको दिया था। और इसको कहते थे खानी बाबा। आपको पता है इसका पुत्र आया था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको फिर खाने खाना की उपाधि दी। पाटन नामक स्थान पर मक्का की यात्रा के दौरान बैराम खां को किसने मारा? आ गया ना प्रश्न। पाटन नामक स्थान पर मक्का की यात्रा पर जा रहा था, उसे मरा दिया मुबारक खां ने। किसने? मुबारक खां ने। इनकी मुबारक खां था, उसको मरवा दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, इसके बाद जो चलते रहते अंदर गुटबाजी होते थे, किसी ने मरवा दिया इसको। अकबर ने खानदेश को कब जीता था? अकबर ने खानदेश को 1591 में जीता था। अकबर 1556 में गद्दी पर बैठने का लगातार युद्ध करता रहा। अंतिम इसका अभियान 1601 में असीरगढ़ अभियान था। निम्न में से किसका निर्माण गुजरात विजय के सम्मान में अकबर द्वारा करवाया गया? तो गुजरात विजय के दौरान
अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये ध्यान रखना। गुजरात विजय के सम्मान में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखना। अकबर के शासनकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा प्रांत मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो किसके समय? तो वो गोलकुंडा नहीं था। दौलताबाद, अहमदनगर, खानदेश इनको जीत लिया, गोलकुंडा नहीं था। अकबर के समय भूमि राजस्व प्रणाली की एक प्रसिद्ध पद्धति आईने ए दस्ताला किसने बनाई थी? आ गया ना, दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई? टोडरमल। जब्ती प्रणाली और दहसाला, ये जो बंदोबस्त है इसको अच्छे तरीके से याद रखना, टोडरमल के द्वारा। अकबर को किसने जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया, और फर ए इजडी, ईश्वर से निकलने वाली रोशनी कहा? किसने कहा? अबुल फजल ने। आपको पता है इसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा था। अगला देखो, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ? देखो वैसे तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हमारे रीड के हिसाब से एक आधा पर्सन आना है, इसलिए मेरे हिसाब से मैंने ये जो वीडियो दे दिया आपको, उसके बाहर आप पढ़ना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, आपके पास नोट्स वगैरह है तो, क्योंकि ज्यादा नोट्स पे भी विश्वास ना किया करो, क्योंकि नोट्सों के चक्कर में आप वीडियो नहीं देखते। अब और स्मार्ट चीजें अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपके कानों में पड़ गया पूरे क्वेश्चन तथ्य के साथ, मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं आपको। लेकिन निरंतर 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता। आपको पता है अकबर के पहले संतान नहीं हो रही थी। अकबर ने कहा, सलीम चिश्ती कहा कि मुझे संतान प्राप्त हो जाएगी तो मैं पैदल आऊंगा, कहां पे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी सलीम चिश्ती या अजमेर दरगाह पे आऊंगा, और 5 बार आया था। जहांगीर के गुरु कौन थे? जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना जहांगीर के गुरु थे, और जहांगीर चित्रकला का गुरु था, क्योंकि चित्रकला कहते हैं कि जहांगीर एक ऐसा इंसान था कि कोई भी चित्र ला दो वो बता देगा भौहें किसने बनाई है, आंखें किसने बनाई है, हाथ किसने बनाए है। इतना जबरदस्त चित्रकला का हुनर था। ये भी 1605 में जैसे अकबर की मृत्यु हुई, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की थी? 12। आपको पता है ये जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता है, और इसने यमुना नदी के किनारे आगरा से, यमुना नदी और आगरा, यहाँ पे एक न्याय सोने की जंजीर लगा दी। कहते इसको जो खड़काएगा पता लग जाएगा किसी को न्याय कीजिए। न्याय के लिए प्रसिद्ध है ये शासक। सीधा प्रश्न आ जाएगा, जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था? तो कौन से नियम को पालन करने का था? दस्तूर उल अमल। फारसी भाषा में। जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? देखो ये खुसरो कौन था? ये जहांगीर का पुत्र था। किसका था? जहांगीर का पुत्र था। और खुसरो के चक्कर में आपको पता होगा कि जहांगीर अर्जुन देव जी को मरवा देते हैं। इसे देखो, गुरु थे 5वें गुरु अर्जुन देव जी, ये इनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, इतिहास कहता है कि अर्जुन देव जी को मरवाते हैं। हालांकि अर्जुन देव जी संत महात्मा, बहुत बड़े संत महात्मा थे, तो अर्जुन देव जी इन्हें फांसी की सजा देते हैं। तो खुसरो के चक्कर में, खुसरो इसका पुत्र था, ये विद्रोह कर देता है, ठीक है। और इस खुसरो के चक्कर में आपको पता है जो मानबाई होती है, जगन्नाथ कछावा है ना, जो जगन्नाथ कछावा, उसकी पुत्री मानबाई, वो आत्महत्या भी करती है, अपने पुत्र को मरवाती है ये खुसरो को। ये खुसरो के बीच लड़ाई कौन सी होती है? आपको इतना याद रखना है, ज्यादा गहराई से मैं चला गया तो बस आप पागल हो जाओगे। बेरोवाल का युद्ध। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ये गुट बना था। ये नूरजहां कौन थी? नाम सुना? नूरजहां, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नाम सुना है ना, नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा भी कहते थे। इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, लेकिन जहांगीर इसको क्या कहता था? नूरजहां। ये ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी, और इसका विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? जहांगीर। ये विधवा थी, पहले विधवा थी, बाद में इसको क्या है, इसकी शादी किसके साथ? जहांगीर ने इसको पसंद कर लिया था और उपाधि देती थी। और जहांगीर इसके पीछे इतना लट्टू हो गया तो उसने चांदी के सिक्के भी इसके सम्मान में चलाए थे, सारा कुछ इसको दे दिया नूरजहां को। और नूरजहां ने फिर इतना फायदा उठाया कि नूरजहां ने फिर कुछ दिन तक एक गुट बना लिया। तो उस गुट के अंदर कौन शामिल नहीं था? तो देखो, जहांगीर इसमें कौन शामिल नहीं था ये पूछ रहा था। जहांगीर शामिल नहीं था। ग्यास बेग थी इसकी मां, आसफ खां भी इसमें शामिल था, खुर्रम भी इसमें शामिल था। खुर्रम सांझा को कहते हैं। और जहांगीर का नाम क्या था? शॉर्ट पहले सलीम था। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई? इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी गई मोतमेद खां के द्वारा लिखी गई।
निम्न में से मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के बनाए थे? तो वो कौन था? वो था जहांगीर। अगला देखो, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अब अंग्रेजों की एंट्री होगी, जाहिर सी बात है एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जहांगीर मस्त मलंग बंदा था और वो कहते आते जाओ, जो जिसको आना है, मुझे तो कई दिन और टिकना है, इसके चक्कर में वो आता। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स आते हैं, विलियम हॉकिंग्स इससे मिलते हैं, प्रथम अंग्रेज आया था। उसके बाद में फिर ये कई आए थे, कई मिले नहीं थे, और किससे चक्कर? नूरजहां के अनारकली के चक्कर में आके मिलते थे, उससे मिलते थे। उसके बाद में सर टॉम सरो भी आया था, मुलाकात करते हैं अजमेर दुर्ग में। जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में सर टॉम सरो को कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रखा था? जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष। क्योंकि होता क्या था कि पहले ये मुगल बादशाह या कोई भी राजा महाराजा सोमरस पीते थे, और सोमरस आपको पता है चांदी या सोने के गिलास में पीते थे। अब अंग्रेज आए, नई नई रानी महारानियों के लिए तो फ्रोक वगैरह लेके आते थे, वो बड़ी खुश होती थी, यार ऐसी क्या फ्रोक है, और राजाओं महाराजाओं को कांच के गिलास में कुछ पिलाते थे सोमरस, और वो कहते अरे यार ये तो बाहर भी दिख रहा है, वो अचंभित होते थे ऐसी चीजें। तो अंग्रेज का हमसे आप सोने चांदी दो, हम आपको कांच देंगे, कांच। तो कांच खरीदने का तरीका यहां से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे व्यापार करते रहे। तो ये जो टॉम सरो है ना, टॉम सरो, ये जहांगीर के दरबार में 3 साल रहा था। एक जोधा अकबर नाटक चलता है, जोधा अकबर चला था कभी, बड़ा शानदार था, उसमें मुगलों की सारी कहानी पता लग जाती है, अकबर की खास करके। निम्न में से कौन सी मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं थी? देखो, दरबारी और सांस्कृतिक दृश्य थे, युद्ध के दृश्य थे, पुरानी कथा थी, धार्मिक दृश्य नहीं थे। मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जहांगीर था। अगला देखो, जहांगीर ने अपने दरबार के किस चित्रकार को नादिर उजमा की उपाधि दी थी? तो नादिर ए उजमा की उपाधि दी थी अब्दुल हसन को। किसको? अब्दुल हसन। अब देखो, जो जहांगीर था वो आप चित्रकार था, आप चित्रकार था तो रखेगा किसको? चित्रकारों को। तो खूब सारे इसने चित्रकार रखे थे। उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन इसके दरबार में थे। इसने तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल उमरा की उपाधि दी थी। इसके अलावा इसको अबुल हसन को नादिर उजमा की उपाधि दी थी, और एक कवि, संस्कृत एक कवि जगन्नाथ थे, उनको पंडित राज की उपाधि दी थी। तो इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं।